मेरा नाम अंगद है। हम 5 भाई थे और 6 बहनें थीं। मैं सबसे बड़ा था। उस समय मेरी सबसे छोटी बहन सिर्फ 3 साल की थी। हमारे घर की दुनिया छोटी थी, मगर जज्बात से भरी हुई थी। सिंपल और तंग और बहुत ही खामोश कुर्बानियाँ, बस यही हमारा सहारा था। पिताजी एक मजदूर थे। सुबह सवेरे उठते थे, एक टूटे से कप में चाय पिया करते थे और फिर हाथ में थैला लेकर काम के लिए निकल जाते थे। शाम को जब घर वापस आते तो उनकी हथेलियों की खाल उतरी हुई होती थी, मगर चेहरे पर कोई शिकवा नहीं होता था। माँ बहुत सीधी साधी औरत थी। उनकी जुबान पर बस हमेशा बच्चों की फिक्र रहती थी। उनकी आंखों में हमेशा रात की नींद और दिन की मेहनत झलकती थी। वो हमें खिलाती और हमेशा खुद भूखी सो जाती थी, लेकिन किसी भी दिन ये नहीं कहा था कि खाना कम है। हम सब भाई बहन एक ही कमरे में सोते थे। बिस्तर के बजाय पुरानी दरी और तकिए की जगह हाथ और रजाई मिल जाए तो बहुत बड़े खुशकिस्मती होती थी। सर्दियों की रातों में हम सब आपस में सिमट सिमट कर सोते थे, ताकि एक दूसरे की गर्मी से सर्दी कम लगे। कई बार ऐसा होता था कि पिताजी को मजदूरी नहीं मिलती थी। वो शाम को खाली हाथ आते थे। माँ दरवाजे पर चुपचाप खड़ी होती, कुछ नहीं कहती, बस आंखों में एक हल्की सी नमी होती थी और कहती थी कि कुछ नहीं मिला आज भी। पिताजी कहते थे कि हाँ, कल देखता हूँ, ऊपर वाला है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ चूल्हे पर खाना बनाने के लिए चली जाती थी, बची कुची दाल पकाने रख देती। पिताजी की बातें सिंपल थी, मगर उनके अंदर दुनिया छोटी होती थी। एक बार मैंने पूछा, पिताजी आप हर रोज थक जाते हो, कभी आराम नहीं करते? वो मुस्कुराकर बोले कि बेटा, थकावट रोटी से हल्की होती है, लेकिन बच्चों की भूख बहुत भारी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। हर दिन उम्मीद के साथ शुरू होता था और एक कमी के साथ ढलता रहता था, लेकिन हमें फ़र्क महसूस नहीं होता था, क्योंकि सब एक दूसरे के दुख में बराबर के हिस्सेदार थे। मेरे छोटे भाई हमेशा स्कूल से आकर यही पूछते थे कि भैया, हम बड़े होकर क्या बनेंगे? मैं हंसते हुए कहता कि पहले ये तो बताओ कि तुम में से बड़ा कौन है। वो सब आपस में लड़ने लगते और माँ कहती कि मेरे बच्चे तो सभी राजकुमार हैं। हमारा सबसे बड़ा आसरा हमारी माँ की प्रार्थनाएं थीं, लेकिन मैं जानता था कि उनका दिल भी एक अच्छे घर की ख्वाहिश रखता है। माँ की वो खामोश नज़र आज तक याद है, जब वो किसी पड़ोसी के घर देखती और फिर फौरन नज़र चुरा लिया करती थी। हमारे मोहल्ले के कुछ लोग हमें तरस भरी नज़र से देखते थे, लेकिन हमें कभी अपनी ज़िंदगी पर अफसोस नहीं हुआ था। हमेशा हमें अपनी हैसियत पर गर्व होता था। हर महीने जब राशन खत्म होने लगता तो मैं और मेरा भाई काम ढूंढने निकल जाते थे। कभी मजदूरी, कभी मोची का काम, कभी किसी दुकान पर सामान उठाना। बस इतना कमा लिया करते थे कि किसी तरह चूल्हा जल जाता था। गुजर बसर तो जैसे तैसे हो ही रहा था, लेकिन जवानी के दिन अजीब होते हैं, जब इंसान खुद को भूलकर किसी और की मुस्कुराहट में अपनी खुशी ढूंढने लगता है। उन्हीं दिनों की बात है जब हमारे मोहल्ले में एक नए किराएदार आए थे। उनकी एक बेटी थी, नैना। बड़ी प्यारी थी, मेरी ही उम्र की थी। उसकी आवाज़ जैसे कोयल की तरह थी। वो मोहल्ले की उन लड़कियों में से नहीं थी जो ऊंची आवाज़ में बात करती थी। वो गली में हंसती हुई दिखाई देती थी। वो बस खामोशी से आती थी, आटे की थैली या दाल का डब्बा लेकर वापस चली जाती थी, लेकिन उसकी वो खामोशी मुझे बोलने पर मजबूर कर देती थी। उससे मेरा पहला सामना किराने की दुकान पर हुआ था। मैं माँ की लिस्ट लेकर गया था और वो मुझसे पहले आ चुकी थी। दुकानदार ने पूछा था कि पहले किसको दूं? नैना ने झुककर कहा कि पहले मुझे दे दो भैया। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो नजरें चुरा गई थी। इस एक शब्द ने जैसे मेरे दिल में कुछ बसा दिया था। अगले दिन मैं फिर दुकान पर पहुंचा। जरूरत नहीं थी, मगर दिल ने बहाना बना लिया। ऐसे ही छोटे छोटे बहानों से हम एक दूसरे को देखते रहते थे, मुस्कुराते थे और धीरे धीरे बातचीत भी होने लगी थी। एक दिन नैना ने पूछा कि आप रोजाना दुकान पर आते हो, आपके घर सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? मैंने हंसकर कहा कि नहीं, असल में दुकान वाले चाचा से मुझे बहुत लगाव है। वो हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई थी। फिर वो दिन आया जब हम अपने मोहल्ले के पीछे वाले गार्डन में मिले थे। ये जगह दोपहर के समय ज्यादातर वीरान रहती थी। कुछ देर वहां बैठकर हमने बात की। मैंने कहा, नैना, मुझे लगता है तुम्हारे बिना कुछ भी पूरा नहीं। नैना ने धीरे से कहा कि मुझे भी यही महसूस होता है, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना, हम दोनों जानते थे कि हमारे बीच कुछ भी हो नहीं सकता जब तक मेरे हालात बेहतर न हो जाएं। मैंने बीए किया था
और उसके बाद नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। दिन में अलग अलग जगह इंटरव्यू देने के लिए जाता था और रात को वर्कशॉप पर पुरानी किताबें बेचकर कुछ पैसे कमा लिया करता था। मगर नौकरी जैसे मुझसे रूठ गई थी। उन्हीं दिनों मोहल्ले में कुछ और भी लोग नैना के घर रिश्ता लेकर आने लगे थे। नैना ने मुझे बताया था कि मेरे माँ पिताजी कहते हैं अब वक्त आ गया है मेरी शादी का। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया था। कुछ कहने को बचा ही कहाँ था। मैं तो खुद अपनी बेरोजगारी से हारा हुआ था। मैंने एक पुराने दोस्त के साथ मिलकर फोटोग्राफी की छोटी मोटी नौकरी की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ भी सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी कि खुद का खर्चा पूरा होता। एक दिन नैना के पिता की तबीयत खराब हुई। मैं दवाई देने उनके घर गया। नैना ने दरवाज़ा खोला तो मुझे देखते ही अंदर बुला लिया। कहने लगी कि पिताजी की तबीयत अब कुछ बेहतर है, आपका शुक्रिया। मैंने कहा नैना, अगर मैं कुछ कर पाता तो तुम्हारे लिए सब कुछ बदल देता। उसने धीरे से कहा कि पता है, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम जल्द ही कुछ न कुछ कर लो, वरना मुझे मजबूरन किसी और के साथ जाना होगा। वापस आकर मैंने सारे सपनों को दबा दिया था। नौकरी का जुनून बढ़ गया था। अब मैं हर सुबह ज़्यादा जल्दी घर से निकल जाता था और हर शाम देर से घर वापस आता था। जिस काम का भी मौका मिलता मैं उसे करता था। एक दिन सुबह में किचन में चाय बना रहा था कि पीछे से माँ की चीख सुनाई दी, अंगद जल्दी आओ बेटा, तुम्हारे पिताजी की सांस अटक रही है। हम अस्पताल दौड़े, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते वो जा चुके थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ये तो पिछली रात ही कमजोर हो चुके थे। वक्त पर ले आते तो शायद बच जाते। वो लम्हा मुझे पूरी तरह से तोड़ गया था। पूरे परिवार की नज़र मुझ पर थी। पिताजी चले गए और उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। दूसरे दिन सूरज निकला, लेकिन घर में रोशनी नहीं थी। माँ एक तरफ बैठी हुई थी, सर झुकाए। छोटे भाई बहन सहमे हुए थे। मुझे सबने घेर लिया, जैसे उन्हें जवाब चाहिए था कि अब क्या होगा। मैंने खुद से कहा कि अंगद, जज्बात का वक्त नहीं है, अब चलना है। नैना मेरे दिमाग के किसी कोने में मौजूद जरूर थी, मगर इस समय वो एक ख्वाहिश बनकर रह गई थी। जरूरत नहीं। मैं अगले दिन पिताजी के उस पुराने ठेकेदार के पास गया जिसके साथ पिताजी काम किया करते थे। मैंने कहा, चाचा जी, मुझे काम चाहिए, जैसे मेरे पिताजी किया करते थे वैसा ही। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगे कि बेटा, हो तो तुम सेहतमंद, लेकिन हाथ खराब होने पर तैयार हो। मैंने बिना झिझक के कहा कि हाथों का रंग काला हो जाएगा, पर नियत साफ रखूंगा। उसके बाद सुबह 6 बजे में कपड़े पहनकर, अपने पुराने जूते पहनकर मजदूरी के लिए निकलता था। पहला दिन सख्त था। छत पर कोई सरिया ढोना, मिट्टी बनाना, बजरी छानना, इन सारे कामों से हाथ छिल गए थे, लेकिन मैंने बैंडेज नहीं की थी। मैं चाहता था कि ये जख्म मुझे याद दिलाते रहे कि मैं क्यों ये सब कुछ कर रहा हूँ। 2 हफ्ते के बाद मैं नैना से मिला था। वो मुझे गली के नुक्कड़ पर खड़ी नजर आई तो उसकी आंखों में सवाल थे। उसने कहा, अंगद, क्या तुमने अपनी मम्मी से बात की है? मैंने सर झुकाकर कहा कि नहीं नैना, पिताजी इस दुनिया से चले गए, सबकी जिम्मेदारी अब मेरे सर पर आ गई है। वो कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई। कुछ देर के बाद कहने लगी, तो फिर हम क्या करेंगे? मैंने धीरे से कहा, तुम्हें भूलने की कोशिश करनी पड़ेगी और मैं तुम्हें याद रखने की सज़ा पूरी करूँगा। वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में कुछ थम सा गया था। अगले दिन उसके घर रिश्ता आया, एक सरकारी नौकरी वाले लड़के का। उसका बड़ा सा घर था। मुझे इस बारे में किसी ने बताया तो दिल जैसे एक बार फिर से दब गया हो, पर मैं खामोश रहा। उसी हफ्ते शाम को जब मैं काम से वापस आया तो माँ चूल्हे के पास बैठी थी। मैंने थके थके शब्दों में कहा कि माँ, अगर मैं कहूँ कि मैं शादी करना चाहता हूँ तो आप क्या कहोगी? माँ ने अपने हाथ रोककर मेरी तरफ देखा, फिर कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे पिता की मौत को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तुम्हारे छोटे बहन भाइयों को अभी तुम्हारी ज़रूरत है। मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप जाकर कमरे में लेट गया था। अगले दिन नैना ने मुझे एक लेटर दिया। उसमें लिखा हुआ था कि मैंने सपने तुम्हारे साथ देखे थे, पर अब नींद किसी और के हिस्से में जा रही है। तुमने अपनी जिम्मेदारियां चुन ली और मैंने अपने नसीब को। मेरी प्रार्थना तुम्हारे साथ है। नैना का खत जेब में रखकर मैं सीधा काम पर गया था। वो दिन पहले दिन से भी ज्यादा थका देने वाला था, मगर मैंने अपने अंदर एक फैसला कर लिया था। नैना अब मेरा बीता हुआ कल थी। शाम को जब मैं घर आया तो सब रोज के मुताबिक चल रहा था। माँ खाना बना रही थी, बच्चे खेल रहे थे, बस मेरे अंदर कोई शोर नहीं था। खाना खाए बिना मैं छत पर जाकर बैठ गया था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, शायद बारिश होने वाली थी।
मैंने खामोशी से वो लेटर निकाला जो नैना ने मुझे दिया था। उसके शब्द धुंधले हो चुके थे, लेकिन हर शब्द मेरे अंदर जिंदा था। मन किया कि एक बार बात कर लेता हूँ, मगर फिर फौरन खुद को रोक लिया। बात करने से क्या होता है? वक्त तो बदल चुका है। अगले दिन काम पर पहुंचा तो सर झुका हुआ था। ठेकेदार ने पूछा कि सब ठीक है ना? मैंने हंसते हुए कहा कि बस नींद कम हो गई है। शाम को वापसी पर एक पुरानी साइकिल खरीदी। टूटी हुई सीट, जंग लगे हुए हैंडल, मगर वो चलने के काबिल थी। सोचा कि अब पैदल नहीं जाना, कुछ बदलने की जरूरत है। काम बढ़ता चला गया। दिल में नैना की याद अभी भी जिंदा थी। मैं शाम को दूध वाले के साथ दूध भी सप्लाई किया करता था। दूध वाला कहता कि तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? मैं हंसता और कहता कि खामोशी भी एक तरह का शोर होती है जो अंदर होती है। रातें अब और लंबी हो गई थी। कमरे में सब सोते थे, लेकिन मैं जागता रहता था। एक दिन बाजार में मुझे नैना अपनी माँ के साथ नजर आई। उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, चेहरे पर हल्की सी शर्म थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो फौरन हट गई। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, ये शायद देखा और नज़र फेर ली। मैं नहीं जानता था कि नैना की शादी हो गई है। बैंड की आवाज़ दूर से आ रही थी। मैं काम पर था, लेकिन दिमाग उसके घर के करीब था। शाम को वापसी पर उसकी गली से गुजरने से बचा, जहाँ उसका घर था। चाय की दुकान पर बैठा रहा, चुपचाप। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े आदमी मेरे पास आया और कहने लगे कि बेटा, जिंदगी एक दरिया है, बहने दो, रुकने से बदबू आती है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि जी अंकल, सीख रहा हूँ तैरना। नैना के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि अब दिल से नहीं, दिमाग से फैसला करूंगा। जज्बात को कमरे में बंद कर दिया, चाबी काम पर रख दी। वक्त गुजरता गया, मैं मशीन बनता गया। नैना की मुस्कुराहट एक धुंध बन गई थी, मगर उसके बाद वाली खामोशी मेरी अपनी बन गई, और इसी तरह खाली कमरा मेरा असली पहचान बन गया। वर्कशॉप की नौकरी मुझे एक जानने वाले की मदद से मिली थी। उसका मालिक बहुत अच्छा आदमी था, 50 साल का मजबूत सा आदमी, जिसकी आंखों में काम की पहचान और अंदाज में एक नरमी थी। पहले दिन जब मैं वहां पहुंचा तो उसने सिर्फ इतना पूछा कि गाड़ियों का कोई काम आता है। मैंने कहा ज्यादा नहीं आता, लेकिन सीखने का शौक है। उसने हंसते हुए कहा कि बस शौक ही काफी है, बाकी मैं खुद सिखा दूंगा। शुरू में मुझे सिर्फ टायरों में हवा भरने और गाड़ी धोने का काम दिया गया था। मैं चुपचाप करता रहा। 2 हफ्ते के बाद मालिक ने मुझसे कहा कि तुमने शिकायत का मौका नहीं दिया, कल से काम सीखो। मैं खुश हुआ था। एक नई जगह काम, और सबसे बढ़कर एक हुनर था। दिन भर का थका हुआ वक्त, लेकिन दिल में एक तसल्ली थी कि अब मैं सिर्फ मजदूर नहीं, कुछ सीखने वाला इंसान हूँ। 2 महीने के बाद मालिक ने मुझे पहला बोनस दिया था, 10,000 रुपये। मैंने वो हाथ में लेकर सोचा था कि ये वो पैसे हैं जो हाथ से नहीं, काबिलियत से आए हैं। मैंने वो पैसे माँ को दे दिए थे। उनकी आंखों में हैरानी थी। उन्होंने कहा कि बेटा, ये पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा माँ, मेरी मेहनत के पैसे हैं, मालिक ने खुश होकर मुझे दिए हैं। उसी दिन मैंने एक रजिस्टर खरीदा। उसके पहले पेपर पर लिखा, ये वो दिन है जब सपने की पहली ईंट रखी गई। काम के साथ साथ मैंने चुपके चुपके बाहर जाने का सोचना भी शुरू कर दिया था। कई लोगों को बाहर से पैसे आते देखे, उनके घरों के हालात बदल गए। गली में नई गाड़ियां लगी, और माँ की बातों में भी कभी कभी ख्वाहिश झलकती दिखाई देती थी कि काश उनका एक बेटा भी बाहर होता तो शायद घर जल्दी ही ठीक हो जाता। मैंने ये बात किसी से नहीं कही थी, अपने अंदर ही फैसला करना शुरू कर दिया था। एक दिन पुराने दोस्त जतिन से मुलाकात हुई। वो पिछले साल कतर से वापस आया था। कुछ समझने के लिए मैंने पूछा कि यार, तुम वहाँ कैसे गए थे? उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहने लगा, डंकी लगाकर। मैंने चौंक कर कहा, डंकी? उसने कहा कि हाँ, इसमें खतरा जरूर है, पर अगर एजेंट अच्छा हो तो काम बन जाता है। इस समय मेरे दिल में हलचल मच गई थी। मैंने कहा, डिटेल से बताओ यार। उसने मुझे एक एजेंट का नंबर दिया। उसका नाम था पूरब शर्मा। मामूली सा आदमी था, लेकिन अंदर से पूरा सिस्टम था। मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि मुझे पूरे 10 लाख रुपए लगेंगे। 5 पहले लूँगा, 5 बाद में लूँगा। रास्ता थोड़ा खतरनाक है, पर हाँ, पहुँचा दूँगा। मैं खामोश हो गया था। 10 लाख रुपए मेरे पास आने बहुत मुश्किल थे। मेरे पास तो सिर्फ 2 महीने की सैलरी रखी हुई थी, मगर दिल ने कहा कि यही मौका है। मैंने प्लान बनाना शुरू कर दिया था। रोज़ का खर्च आधा कर दिया था। मैं सिर्फ दाल रोटी खाता, और कभी कभी वो भी छोड़ देता था। जो भी बोनस मिलता मैं उसे अलग रख देता। 6 महीने में 5 लाख रुपए जमा हो गए थे। अब ज़रूरत थी बाकी पैसों की। मैंने एक दोस्त से उधार मांगा, 2 भाइयों को पूरी कंडीशन बताई।
उन्होंने भी हिचकिचाते हुए कुछ दिया, बाकी की रकम मालिक ने दे दी थी। ये पैसे वापस कर देना, पर वहां जाने के बाद कुछ बनकर आना। तुम में हौसला है अंगद। मैंने मालिक के हाथ चूम लिए। कुछ दिन के बाद पूरब शर्मा से कांटेक्ट किया। उसने एक रास्ता बताया जहां से हमें अंधेरे में निकलना था। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस एक बैग और एक सपना। अगली रात मैंने माँ से झूठ बोला और कहा कि एक हफ्ते के लिए काम पर शहर से बाहर जा रहा हूँ। वो थोड़ी फिक्रमंद हुई, पर कुछ नहीं कहा। रात गए, मैं अपने दोस्त के साथ उस जगह पर पहुंचा। वहां 6 लोग और थे और सबकी आंखों में डर और उम्मीद का मिला जुला सा अक्स था। सफर शुरू हो गया था। पहले बॉर्डर, फिर रेत, फिर समुद्र। रास्ते में कई बार दिल डूबा, पसीने से शरीर भीग गया और नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। लेकिन आखिरकार हम कतर पहुंच ही गए थे, गैर कानूनी, गैर रजिस्टर्ड तरीके से। लेकिन जिंदा कतर की जमीन पर कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी दिल में उतर गई थी। आंखों के सामने चमकती हुई बिल्डिंग, बड़ी बड़ी गाड़ियां और साफ सड़कें थी, लेकिन मेरे लिए वो सब किसी फिल्म का नज़ारा था, क्योंकि मैं उन सब के बीच एक छुपा हुआ कैरेक्टर था, बिना पहचान के। जिस वर्कशॉप पर मैंने गैर कानूनी तौर पर काम करना शुरू किया था, वहाँ का मालिक बंगाली था। उसने साफ शब्दों में कहा कि काम करो, पैसे मिलेंगे, लेकिन कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने सर हिला दिया था। परेशानी आई तो मैं भागने वाला नहीं, सहने वाला हूँ। काम बहुत सख्त था। दिन भर गाड़ियों के नीचे लेटना, इंजन खोलना, हाथों में चिकनाई, पसीने से भीगा हुआ शरीर। दोपहर को खाने के लिए सिर्फ एक पराठा और थोड़ी सी चाय मिलती थी। सोने का टाइम आता तो एक कमरे में 4 लोग, 2 पंखे और एक दरवाज़ा, जिस पर कभी कुंडी भी नहीं लगती थी। एक दिन पुलिस का छापा पड़ा। हम सबको फौरन छुपना पड़ गया। मैं वर्कशॉप के पिछले दरवाजे से बाहर निकला और करीबी गली में जाकर कुछ देर एक ठेले के पीछे छुपकर बैठ गया था। सांसें तेज हो गई थी, हाथ कांप रहे थे। वो लम्हा जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी का लम्हा था, जब इंसान अपनी पहचान से डरने लगता है। अगले दिन वर्कशॉप बंद थी। मालिक ने कहा कि कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ। मैं एक पुराने साथी के कमरे में चला गया था। उसका नाम रोहन था। रोहन ने मुझे सहारा दिया। कहने लगा कि अंगद, यहाँ ऐसे ही जीना पड़ता है, लेकिन एक बात याद रखो, कतर में अगर किसी का दिल जीत लो तो किस्मत बदल सकती है। मैंने पूछा, किसका दिल जीतूं? यहाँ सब तो अपने अपने फायदे में लगे बैठे हैं। वो हंसने लगा और कहने लगा, कभी कभी किस्मत खुद तुम्हें किसी का रास्ता दिखा देती है। एक हफ्ते के बाद एक अनजान नंबर से मुझे फ़ोन आया। दूसरी तरफ से एक कतर का एक मालदार आदमी बोल रहा था। वो फारसी बोल रहा था। उसने टूटी फूटी फारसी बोली और कहा कि तुम अंगद हो, तुम्हारे बारे में राहुल ने मुझे बताया था। मेरी फर्म में आदमी चाहिए। मैंने फौरन हाँ कर दी। अगले दिन मैं उसकी फर्म पर पहुंचा। ये फर्म शहर से बाहर थी, जहां तेल साफ करने की फैक्ट्री लगी हुई थी। वो एक शेख था जिसका नाम अब्दुल था। उसने मुझे घूर कर देखा। कहने लगा कि पहले काम किया है तेल के प्लांट में। मैंने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कि काम सीख लोगे। मैंने कहा कि जी। वो खामोश हो गया, फिर कहने लगा कि रहने की जगह और खाना और थोड़ा सा पैसा, और अगर अच्छे निकले तो तुम्हें वीज़ा भी दूंगा। ये सब मेरे लिए एक सपने के जैसा था। काम फौरन ही शुरू हुआ। यहाँ काम सख्त तो था, लेकिन माहौल बेहतर था। 3 टाइम का खाना, एक अलग बेड और इज्जत भी मिलती थी। शेख खुद काम की निगरानी करता था। एक दिन मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगा कि अंगद, तुम क्यों गैर कानूनी तरीके से आए हो? मैं खामोश रहा। उसने फिर पूछा कि सच बताओ। मैंने कहा, मेरे पास वक्त नहीं था सब्र करने का। घर में सब मेरी तरफ देख रहे थे और मेरा मालिक इजाज़त नहीं देता था कि एक मजदूर जल्दी कुछ बन सके। शेख कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर कहने लगा कि तुम सच बोलते हो। तुम्हारी आंखों में मैंने ये सच देखा है। मैं तुम्हारे लिए वीज़ा बनवा दूंगा, लेकिन वापस जाकर कानूनी तरीके से आना पड़ेगा। मुझे लगा जैसे मैंने ज़मीन पर खड़े होकर आसमान छू लिया हो। वो दिन रात मेरी ज़िंदगी के ट्रेनिंग पॉइंट थे। कुछ हफ्ते के बाद शेख ने सारे कागजात तैयार करवाए। पासपोर्ट, वीज़ा, कानूनी हैसियत, सब कुछ पूरी हुई। फिर उसने मुझे एक टिकट दिया और कहा कि वापस आ जाओ, फिर कानूनी तरीके से वापस आओ। मैंने उसके पैर पकड़ने की कोशिश की, मगर उसने मेरे हाथ रोक लिया और कहने लगा कि मेहनत करने वाले इंसान का सर हमेशा ऊंचा होता है। मैं वापस अपने वतन आया। घर पहुंचा तो माँ की आंखों में हैरानी थी। मैं इतने दिनों के बाद घर वापस आया था। उन्होंने कहा कि बेटा, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, माँ, अब मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन इस बार कानूनी तरीके से। मेरे घर वालों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि मैं कहाँ था। सबको यही बताया था कि दूसरे शहर में मजदूरी कर रहा हूँ।
अब हकीकत बताने का समय आ गया था, लेकिन मैंने बस इतना कहा था कि ऊपर वाले की कृपा है। एक हफ्ते बाद मैं कतर वापस आ गया था। इस बार स्वागत के लिए कोई एजेंट नहीं, बल्कि खुद शेख साहब खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहने लगे कि अब तुम मेरे ऑफिस के स्टाफ में हो। मैंने काम शुरू किया और जल्द ही एक बेहतर जगह बना ली। महीने की सैलरी अच्छी थी और बोनस भी वक्त पर मिल जाता था। अब मैंने पहली बार बैंक अकाउंट खुलवाया था और पहली बार अपने घर रकम भेजी थी। माँ ने फ़ोन किया कि अंगत इतने सारे पैसे। मैंने कहा माँ, पिताजी का सपना पूरा करने का वक्त आ गया। शेख अक्सर कहा करता था कि जो लोग नीचे से ऊपर आते हैं वो ज़मीन को कभी नहीं भूलते। मैं उस ज़मीन से आया था जहाँ भूख भी जिम्मेदारियाँ थीं और दिल में एक चुपचाप जंग चल रही थी, और अब मैं उसी जंग का सिपाही बनकर कतर की ज़मीन पर खड़ा था, कानून के साथ, इज्जत के साथ और कतर के साथ। कतर में नई नौकरी शुरू हुए कुछ ही महीने गुजरे थे कि मेरी रूटीन एक मशीन की तरह हो गई थी। मैं 7 बजे फैक्ट्री जाता था, शाम 6 बजे वापस आता था और रात को 1 घंटा सिर्फ वो फ़ोन कॉल जो हर हफ्ते घर पर लगती थी। मैं सैलरी के साथ साथ ओवर टाइम भी करता था और जो बोनस मिलता था वो एक तरफ को रख देता था। महीने की आखिरी तारीख को हमेशा एक ही काम किया करता था, बैंक जाकर पैसे माँ के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। एक दिन माँ का फ़ोन आया, कहने लगी कि बेटा, छोटे वाले भाई राघव का एडमिशन कॉलेज में हो गया, फीस ज़्यादा है। मैंने जवाब दिया, माँ आप बेफिक्र रहो, मैं फ़ीस भेज दूंगा कल ही। फिर एक और महीना गुजरा तो माँ ने बताया कि बेटा, तुम्हारी बहन राखी के लिए रिश्ता आया है, लड़का बहुत अच्छा है, बस कुछ तैयारी करनी है। मैंने अगले हफ्ते बोनस की रकम भेज दी। उन दिनों घर की हर एक ज़रूरत पूरी करना एक अजीब सा सुकून देता था, लेकिन मेरे अंदर खामोशी से एक वक्त गुजर रहा था। उम्र जैसे रेत की तरह हाथों से फिसलती जा रही थी, पर मैंने खुद से कहा कि अभी रुकना नहीं है। काम पर भी अब मेरी पहचान बन चुकी थी। शेख साहब अक्सर अपने ऑफिस के काम भी मुझे दिया करते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि अंगद, तुम्हें कंपनी की नई ब्रांच के इंतज़ाम देखने हैं, कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा। मैंने पूछा कब जाना है? उन्होंने कहा कि परसों। फिक्र मत करो, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। मैं तैयार था। मैंने ज़्यादा रकम वाला काम हमेशा कबूल किया था, क्योंकि मुझे अपनी आज़ादी का वक्त आगे कभी दिखाई देता था, आज नहीं। उधर मेरे घर पर वक्त तेज़ी से बदल रहा था। एक के बाद एक बहन भाई की शादी की खबरें आ रही थीं। माँ का कलेजा पहले जैसा नहीं रहा था, न सख्ती न नरमी, बस एक रूटीन। एक दिन फ़ोन पर मैंने पूछा, माँ, बाकी सब तो अपनी ज़िंदगी में लग गए, कभी मेरे बारे में भी सोचा है आपने? वो थोड़ी देर के लिए खामोश रहीं, फिर कहने लगी कि तुमने सबके लिए बहुत कुछ किया, पर अपने बारे में कभी सोचा है? मैं ये सुनकर खामोश हो गया था। ये बात तीर की तरह मेरे दिल पर लगी थी, पर सच थी। मैंने सबकी खुशियों के लिए इतना वक्त गिरवी रखा था, और अब जब सवाल उठा तो जवाब भी खामोशी था। कतर की गर्मियों के दिन लंबे हो जाते थे, कम और सख्त हो जाता था, काम और सख्त हो जाता था, और नींद कम। एक रात फैक्ट्री से वापसी पर मैंने अपने साथी से पूछा कि तुम कब गए थे अपने घर? उसने कहा कि 3 महीने पहले, बेटी के जन्म पर। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा कि तुम बहुत ही खुशनसीब हो जिनका घर पर कोई इंतज़ार करता है। उसने पलटकर पूछा, और तुम्हारा कौन इंतज़ार करता है अंगद? मैंने हंसते हुए कहा कि शायद बैंक, हर महीने मेरी रकम का। काम के दौरान मुझे पता चला कि कंपनी के एक सीनियर लड़के की रिटायरमेंट होने वाली है। शेख साहब मुझे उसकी जगह पर लाने का सोच रहे थे। एक दिन उन्होंने बुलाकर कहा कि तुमने मेरा भरोसा जीत लिया है अंगद, अगले महीने से तुम्हारी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। ये सुनकर मुझे खुशी नहीं हुई, बस सुकून हुआ कि शायद अब बाकी 2 बहनों की शादियां भी आसानी से हो जाएंगी। अपने रजिस्टर में मैंने लिखा कि आज सिर्फ एक कदम और चढ़ा, लेकिन मंजिल अभी दूर है। मेरे कुछ साथी कतर में अपनी पत्नियों को बुलवा चुके थे। एक दिन मैंने पास बैठे लड़के से पूछा कि पत्नी को बुलवाने के लिए कितनी रकम चाहिए। वो कहने लगा, कागजात हों और थोड़ी सी कोशिश तो काम हो जाता है। मैंने कहा, मेरे पास तो सब कुछ है सिवाय पत्नी के। वो हंसकर कहने लगा, तो फिर पहले पत्नी ले आओ, बाकी का काम हम करवा देंगे। अब मेरी उम्र 40 के करीब हो गई थी और सफ़ेद बाल आईने में दिखाई देने लगे थे। मैंने खुद को ध्यान से देखा और पहली बार मेरे दिल में सवाल उठा कि क्या सच में मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया है, या कहीं अपने लिए कुछ बचाया भी है। शायद ये वो समय था जब मुझे खुद के लिए कुछ सोचना पड़ता, लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं अपने फैसले से इतना दूर हो चुका था कि खुद से बात करना भी मुश्किल लगता था। फिर भी सपने बदल रहे थे। पहले सबके लिए थे, लेकिन अब शायद खुद के लिए भी होने लगे थे। ऑफिस से वापस आने पर मैं अपने कमरे में बैठा
रोज की तरह चाय पी रहा था। जब हिंदुस्तान से मेरे एक पुराने रिश्तेदार मोहन का फोन आया, उसकी बातचीत मामूली थी। पहले उसने मेरे हालचाल पूछे और काम की खबर ली। उसके बाद फोन बंद करते समय उसने एक शब्द ऐसा कहा जो मेरे दिल में उतर गया था। उसने कहा कि अंगद भैया, कब तक ऐसे गुजारा करते रहोगे? अब सबकी शादियां हो चुकी हैं, तुम्हें भी अपनी जिंदगी का फैसला कर लेना चाहिए। मैंने हल्का सा हंसते हुए कहा कि फैसला करने के लिए कुछ बचा ही कब है। उसने फौरन जवाब दिया, फैसले कभी खत्म नहीं होते, बस वक्त पर पूरे होने होते हैं। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। मैंने कहा, हाँ बोलो यार, अब क्या छुपाना। उसने कहा, एक लड़की है, नाम है संजना, अपने भाइयों के साथ रहती है। उसके घरेलू हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। अगर चाहो तो बात आगे बढ़ाऊं। मैं कुछ देर के लिए खामोश रहा, फिर पूछा कि लड़की को पता है? उसने कहा कि नहीं, अभी पहले तुम तो हाँ कहो, तब बात शुरू करूंगा। मैंने कहा, देखो भाई, मैं कोई राजकुमार या अमीर आदमी नहीं हूँ। मैं यहाँ कतर में हूँ। उम्र भी 40 के करीब हो गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं। मोहन ने हंसते हुए कहा कि इसलिए तो कह रहा हूँ कि वक्त हाथ से मत निकलने दो। लड़की की ज़रूरत है तुम्हें, और तुम जैसे आदमी की किसी को। अगले दिन मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, बस हाँ कर दी थी। 2 दिन के बाद मोहन ने बताया कि बात चल पड़ी है। लड़की की सौतेली माँ पहले तो हिचकिचाई थी, लेकिन जब कुछ रकम की बात हुई तो फौरन मान गई। मैंने कहा, कुछ रकम मतलब? उसने कहा कि थोड़ा सा खर्च लड़की की शादी पर हो जाए, कुछ रिश्तेदारों को तसल्ली हो जाएगी। मैंने हिसाब लगाया कि मेरे पास इतने पैसे थे कि शादी सिंपल तरीके से हो जाए। फौरन इजाज़त दे दी। अगले हफ्ते हिंदुस्तान जाने की परमिशन मंजूर करवाई। किसी को ज़्यादा नहीं बताया, बस माँ को शादी से 2 दिन पहले खबर कर दी। माँ ने सुनकर कुछ देर खामोशी रखी, जैसे उन्हें यकीन नहीं आ रहा हो। उन्होंने कहा कि तुम अचानक ये फैसला कैसे कर सकते हो? मैंने कहा, माँ, सबके लिए सब कुछ किया, बस अब दिल चाहा कि अपने लिए भी कुछ सोचूं। माँ ने कहा, लड़की कैसी है? मैंने कहा, अनाथ है, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया। शादी वाले दिन जब संजना को पहली बार देखा तो कुछ देर लगी समझने में कि ये वही लड़की है जिसके बारे में सुनकर मैंने फैसला किया था। सिंपल, कम उम्र की और नज़र झुकाए हुए बैठी थी। शादी की रात मैंने पूरे पूरे दिल से प्रार्थना की थी कि इस बार कुछ सुख दो हम दोनों के लिए। विदाई नहीं हुई थी। मुझे 2 हफ्ते बाद कतर वापस जाना था। माँ के घर में एक पोर्शन खाली था, वही मेरे लिए तैयार कर दिया गया। संजना वहीं पर आ गई। शादी के बाद पहली बार मैं काम के लिए निकला। संजना ने दरवाजे पर आकर कहा कि रात को जल्दी वापस आ जाना, खाने में आपकी पसंद की चीज़ बनाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि बस यही काफ़ी है कि कोई मेरा इंतज़ार करता है। उन दिनों पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि ज़िंदगी सिर्फ कमाने और भेजने का नाम नहीं है। कुछ अपना वक्त भी होता है जो किसी और के साथ बांटना ज़रूरी होता है। संजना के साथ 2 हफ्ते ऐसे गुजर चुके थे जैसे बरसों की थकन उतर गई हो। वो न सिर्फ खुश मिजाज थी, बल्कि बहुत समझदार थी। मेरे लिए हैरानी की बात थी कि वो उम्र में मुझसे पूरे 20 साल छोटी होने के बावजूद भी मेरे सुख दुख को समझने की हैसियत रखती थी। एक शाम मैंने कहा कि संजना, तुम्हें अपने इस रिश्ते पर कोई एतराज़ तो नहीं हुआ? उसने नरमी से जवाब दिया कि जिंदगी में कोई सहारा ना हो तो ऊपर वाला जो भी दे वही काफ़ी लगता है, और आप मेरे लिए मेरा पूरा संसार बनकर आए हो। मैं खामोश हो गया था। पहली बार लगा कि शायद नैना को छोड़कर जो फैसला किया था वो गलत नहीं था। कतर वापसी से 1 दिन पहले संजना बहुत खामोश रही। रात को मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? उसने कहा, बस दिल नहीं चाहता कि आप चले जाओ। मैंने वादा किया कि जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा, बल्कि वापस तुम्हारे लिए रास्ता बनाकर आऊंगा। मैं वापस गया तो दिल में एक नई रोशनी थी। काम पर सबने खुशी जाहिर की। शेख साहब ने पूछा कि शादी हो गई? मैंने कहा कि जी। उन्होंने कहा कि अच्छा किया, जिंदगी अकेले ना गुजरे तो बेहतर होता है। मैंने जल्दी से संजना की वीज़ा की फाइल बनवाने की तैयारी शुरू कर दी थी। बैंक में रकम अलग की, वकील से बात की, कागजात इकट्ठे किए। हर रात संजना से फ़ोन पर बात होती थी। वो बताती थी, आज माँ ने आपकी पसंद की चाय बनाई थी, जैसी आपको पसंद है, और मैंने आपके कमरे की सफाई की। मैं हंसता था और कहता था कि चाय तो मुझे तुम्हारे हाथ की ही पसंद है। माँ को भी ये बात जल्दी पता चल जाएगी। जिंदगी में पहली बार समय तेजी से भाग रहा था और मेरे हाथों में उम्मीद की डोर थी। अब अकेलेपन का वो खाली कमरा एक नया चेहरा बन चुका था। संजना अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वो मेरे लिए नए सपनों का दरवाजा भी थी। कतर वापस आया
तो पहली बार लग रहा था जैसे पीछे कुछ छोड़ आया हूँ जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। काम पर वापसी के बाद सबने हालचाल पूछा। शेख साहब ने मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तो तुम्हारी वापसी भी खुशी की खबर लाई है। मैं सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। सच में पहली बार जिंदगी में वापसी का मतलब कुछ अच्छा था। संजना से रोज फोन पर बात होती थी। वो छोटी छोटी बातें बताया करती थी कि आज माँ ने कहा कि मैं किचन अच्छे से संभाल लेती हूँ, या आज सारिका दीदी ने मुझसे पकौड़ों की रेसिपी पूछी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि जिंदगी का रोज एक छोटा सा खत खोल रहा हूँ जिसमें घर की खुशबू बसी होती है। कतर में वीजा के कागजात पूरे करने में 2 हफ्ते लग गए थे। मैं हर कागज पर सिग्नेचर करते समय एक ही ख्याल सोचता था कि जल्द ही संजना यहाँ होगी और मेरा कमरा कमरा नहीं घर बन जाएगा। एक शाम में काम के बाद बिस्तर पर लेटा हुआ था कि माँ का फोन आया। उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। उन्होंने कहा कि अंगद, तुमसे कुछ कहना है बेटा। मैं सीधा होकर बैठ गया था। मैंने कहा कि क्या हुआ है माँ? उन्होंने कहा कि बेटा, संजना घर पर नहीं है। मैंने हैरान होकर पूछा, कहाँ गई है? उन्होंने कहा कि सुबह बाजार गई थी, वापस नहीं आई। शाम तक इंतज़ार किया, फिर जानने वालों से पूछा, कोई पता नहीं चला। मेरे हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कमरे में मौजूद लड़के ने आवाज़ दी और कहा कि क्या हुआ है अंगद? मैंने झुककर फ़ोन उठाया, कान से लगाया और हल्की आवाज़ में कहा, माँ, पुलिस को खबर कर दी? उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, मैं थाने गई थी, रिपोर्ट दर्ज हो गई है, लेकिन वो लोग बस ये कहकर फ्री हो गए कि खुद चली गई होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। संजना जो 2 महीने मेरे साथ थी, जो मुझसे रोज़ फ़ोन पर बात करती थी, वो अचानक कहाँ जा सकती थी? अगले दिन मैंने छुट्टी ली। कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा था। ऑफिस में शेख साहब ने पूछा कि आज तुम्हारा रंग बहुत बुझा बुझा सा लग रहा है, सब ठीक है ना? मैंने झिझकते हुए बताया कि मेरी पत्नी घर से गायब हो गई है। शेख साहब खामोश हो गए, फिर कहने लगे कि अगर तुम चाहो तो फौरन हिंदुस्तान जा सकते हो, मैं इजाज़त दे दूंगा। मैंने सिर्फ सर हिला दिया कि अभी कुछ नहीं पता, पहले देखता हूँ कि क्या हुआ है। अगले कुछ दिन जैसे सदियों पर टिके हुए थे। माँ रोज फोन पर कहती थी कि पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे, सब यही कहते हैं कि लड़कियां ऐसे ही घर से भाग जाती हैं। रिश्तेदारों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी। किसी ने कहा कि लड़की खुद भाग गई होगी, कोई कहने लगा कि शायद उसका कोई अफेयर होगा, और कुछ ने तो मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया था कि इतनी कम उम्र की लड़की से शादी ही क्यों की थी। मैं इन सब में खामोश रहा, किसी को भी जवाब देने का मन नहीं करता था। एक दिन मैंने उसके सौतेले भाई को फ़ोन किया। वो अजीब अंदाज में बोला, हमें क्या पता, तुमने शादी की थी उसके साथ, अब तुम जानो और तुम्हारी पत्नी। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मैंने कागजात की फाइल देखी जो मैंने कतर के लिए तैयार की थी। ये वही पेपर्स थे जिनसे संजना यहाँ पर आ सकती थी। एक दिन मोहन का फ़ोन आया। उसने कहा कि अंगद, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि कभी-कभी अच्छाई करने की कीमत देर से मिलती है, लेकिन लगती ज़्यादा है। अगले महीने में पूरी तरह से खामोश रहा, किसी को फ़ोन नहीं किया, किसी को जवाब नहीं दिया, काम पर भी सिर्फ ज़रूरी बात करता था। शेख साहब ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगे कि तुम्हें कुछ वक्त की ज़रूरत है, जाओ कुछ दिन छुट्टी ले लो। मैंने कहा, छुट्टी से भागने वाले सपने वापस नहीं आते। 2 महीने बाद एक दिन माँ ने मुझे फ़ोन करके कहा कि बेटा, शायद हमें संजना को भूल जाना चाहिए। मैंने जवाब दिया, जिसको आपने दिल से अपनाया हो उसको भूलना आसान नहीं होता माँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। इस हादसे के बाद मेरे कमरे की दीवार पर संजना का टंगा हुआ दुपट्टा, मैंने उसे उतारकर अपने सामान में रख दिया था। अब वो मेरे लिए एक याद बन गई थी, एक धोखा। संजना के चले जाने के बाद 2 साल बीत गए थे। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन खालीपन वहीं का वहीं था। कतर में अब सब कुछ पूरी तरह से रोज जैसा था। कमरा, चाय, मोबाइल कॉल्स, बैंक ट्रांसफ़र, शाम का अकेलापन, लेकिन दिल अंदर से सख्त होता जा रहा था। हर चीज़ का हिसाब, हर रिश्ते का वज़न, हर रिश्ते का तजुर्बा, ये सब मेरी आदत बन चुकी थी। एक दिन फैक्ट्री में एक नौकर ने कहा कि अंगद, शेख साहब अपने परिवार के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं, साथ ही अपने नौकरों को भी लेकर जा रहे हैं। तुम जैसे मेहनती इंसान को भी जाना चाहिए, थोड़ा मन लग जाएगा। मैंने शाम को शेख साहब से बात की। उन्होंने खुश होकर कहा कि तुम ट्रिप पर कहीं और जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं कहीं और क्या जाता? मैं सोच रहा था कि मैं किसी बड़े मंदिर के दर्शन करने के लिए चला जाता हूँ। मैंने अपनी पूरी तैयारी की
और वहां से निकल पड़ा। सड़क पर पूरी तरह से खामोशी थी। जब मैं मंदिर में पहुंचा तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कुछ मांगा नहीं, बस ऊपर वाले का आभारी रहा। यहाँ आकर मेरे दिल में सुकून सा था। मैं प्रार्थना करने लगा कि जो बिछड़ गए उन्हें सलामत रखना और जिन्होंने धोखा दिया उनका सच सामने ला देना। उसी लम्हे किसी ने मेरे हाथ पर प्रसाद रखा। मैंने आंखें खोली तो सामने घूंघट में एक जवान लड़की थी। उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। जैसे ही मैंने प्रसाद अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ देखा तो मेरी सांसें रुक गईं। अचानक एक हवा का झोंका आया और उसके चेहरे से घूंघट हट गया। वहीं आंखें, वहीं चेहरा। उसका चेहरा झुका हुआ था। मैंने कहा, संजना तुम? उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। वहीं आंखें, वहीं हल्की सी हैरानी और फिर वही खामोश चेहरा। वो एक लम्हे को जैसे पत्थर की हो गई। मैंने धीरे से कहा कि तुम हो। उसने धीरे से सर हिलाया। फिर वो रोने लगी। हम दोनों वहीं खड़े हुए थे, कई लोगों के बीच में, लेकिन हमारे बीच जैसे सब कुछ थम गया था। मैंने उसे फौरन उस कमरे में बुलाया जहां मैंने रुकने के लिए रूम बुक किया था। हम आमने सामने बैठे थे और वो अभी भी रो रही थी। मैंने उसे पानी का ग्लास दिया और धीरे से पूछा, संजना ये सब क्या है? तुम कहाँ चली गई थी? उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू साफ किए और कहने लगी कि मैं कहीं नहीं गई थी, बल्कि मुझे ले जाया गया था। फिर उसने अपनी कहानी शुरू की कि आपके जाने के कुछ दिनों के बाद आपकी माँ ने मुझे सब्जी लेने के लिए भेजा। वापस आते हुए एक सुनसान गली में दो आदमियों ने मुझे गाड़ी में बिठा लिया, आंखों पर पट्टी और मुंह पर हाथ। कई घंटे बाद मेरी एक घर में आंख खुली। वहां और भी लड़कियां थीं, सब डरी हुई थी। एक हफ्ते तक वहां पर मुझे कैद रखा गया। फिर समुद्र के रास्ते हमें ओमान ले जाया गया और वहां से यमन। मैं खामोश होकर उसकी बात सुन रहा था। संजना बता रही थी कि यमन में हमें खरीदार के हवाले कर दिया गया। उसने हमें नौकरानी के तौर पर अलग घरों में बांट दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कोई गलत इंसान नहीं मिला, लेकिन जिंदगी कैद जैसी बन गई थी। रोज काम और शाम को अकेलापन। फिर एक दिन उस घर के मालिक और मालकिन यहाँ आए। उन्होंने मुझे खरीद लिया। मैंने हैरानी से पूछा, खरीद लिया? किसने? कहाँ? हाँ, उसके पास पहले से 3 नौकरानियां थीं। उसने मुझे अपनी बेटी की केयरटेकर के तौर पर रखा था। फिर एक दिन मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ जो बड़ा मंदिर है वहाँ के दर्शन करने हैं। उसने मुझे इजाज़त दे दी और फिर मैं यहाँ रोज़ दर्शन करने के लिए आने लगी और भक्तों की सेवा करने लगी। भक्तों को प्रसाद देती हूँ। मैंने कहा कि कभी तुम्हें मौका नहीं मिला भागने का? उसने कहा कि याद है आपको, एक दिन आपने बातों ही बातों में इस मंदिर का जिक्र किया था और कहा था कि मेरी ख्वाहिश है, मैं इस मंदिर के दर्शन करना चाहता हूँ। और देखिए, ऊपर वाले ने मुझे यहीं पर भेज दिया। और मुझे यहाँ आने के बाद न जाने क्यों हमेशा एक आस लगी रहती थी कि आप एक न एक दिन यहाँ पर ज़रूर आओगे, तब मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। हम दोनों खामोश हो गए। मैंने कुछ लम्हे बाद कहा, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। अब जो भी हो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। संजना ने सर झुकाकर कहा कि ऐसा आसान नहीं होगा। वो इंसान मुझे ऐसे जाने नहीं देगा। उसने पैसे दिए हैं, कागज भी है उसके पास। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए जान लगा दूंगा। इस बार तुम अकेली नहीं हो। उसी रात मैंने शेख साहब को इस बारे में बताया। उन्होंने पूरी तरह से मेरी बात सुनी। फिर कहा, उस इंसान से मैं बात करूंगा, वो कौन है? शेख साहब भी जल्दी से आ गए थे। यहाँ एक बहुत बड़ा बंगला था। हम यहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ संजना थी। वो बहुत सख्त इंसान था। कहने लगा कि ये मेरी नौकरानी है, तुम्हारी पत्नी होगी, लेकिन यहाँ की नहीं। यहाँ के कागज मेरे पास हैं। शेख साहब ने बड़ी तसल्ली से कहा कि हम इस लड़की को खरीदने के लिए तैयार हैं। तुम जो कीमत चाहे लगा लो, बस लड़की वापस दे दो। 2 घंटे की बातचीत चलती रही। आखिर में उसने जितनी रकम बताई, शेख साहब ने उसे उतनी ही दे दी थी और फिर वो मान गया था। मैं शेख साहब का बहुत बहुत आभारी रहा और संजना को लेकर अपने कमरे पर आ गया था। उसकी आंखों में वही हैरानी थी, लेकिन इस बार एक सुकून भी था। शेख साहब ने कहा था कि तुम कुछ दिन के लिए अपने घर चले जाओ। मैं संजना को लेकर वापस हिंदुस्तान आ गया था। घर पहुंचा तो माँ की तबीयत पहले से ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही थी। माहौल में खामोशी थी, सब कुछ जैसे बदल चुका था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने मुझे देखते ही उनकी आंखों में हैरानी थी और फिर एक पल को ऐसा लगा जैसे उनकी टांगों से जान निकल गई हो। पीछे संजना भी खड़ी हुई थी। माँ की नज़र उस पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए वो रुक गईं और धीरे से कहने लगी कि तुम वापस आ गई। संजना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़कर माँ का आशीर्वाद लिया। माँ ने उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश की, मगर वो झुक चुकी थी। मैं खामोश रहा, कुछ कहना ठीक नहीं लगा। अंदर आए तो मैंने माँ से कहा कि बैठिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
उन्होंने पलंग पर बैठते हुए धीरे से पूछा कि बेटा, ये कहाँ से आई है और तुम कहाँ से आ रहे हो? मैंने उनको पूरी कहानी डिटेल से सुनाई। सोनिया की किडनैपिंग से लेकर मंदिर तक की कहानी। सारा सच सुनने के बाद माँ ने सर झुका लिया और फिर कुछ देर के बाद धीरे से कहने लगी कि बेटा, एक बात कहनी है, सुन लो, चाहे तो माफ़ मत करना। मैं चौंक गया था। मैंने कहा, क्या बात है माँ? उन्होंने धीरे से कहा कि तुम्हारी शादी से पहले मैंने एक मन्नत मांगी थी। मैंने ऊपर वाले से कहा था कि जब तक मेरे सारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मैं अपने बड़े बेटे की शादी नहीं करूंगी। सोचा था कि तुम कुर्बानी दोगे और ऊपर वाला हमारे घर में तरक्की ही तरक्की देगा। मैं हैरानी से उन्हें देख रहा था। उन्होंने कहा कि जब तुम संजना को लेकर आए, मैंने उसे कबूल कर लिया, मगर मेरे दिल में वो मन्नत अभी भी जिंदा थी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे बाजार भेजना शुरू किया ताकि वो मेरे घर का हिस्सा बन सके, लेकिन शायद मेरी मन्नत ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने एक बार भी उसकी सलामती के बारे में नहीं सोचा। संजना की आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। मैंने माँ से कहा, तो आपने संजना को भेजा था? उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, उस दिन जो कुछ हुआ वो मेरी नियत की गलती का नतीजा था। ऊपर वाले ने मुझे आईना दिखाया। 2 साल तक मैं हर रात जागती रही, हर आवाज़ पर दरवाजे की तरफ दौड़ती रही, पर तुम नहीं आए, न संजना की खबर मिली। कमरे में पूरी तरह से खामोशी छा गई थी। बाहर बारिश होने लगी थी, जैसे हर गलती धुलने का वक्त आ चुका हो। मैंने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बस अब हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, इल्ज़ाम नहीं देना। संजना ने माँ की गोद में सर रख दिया। माँ ने थपकी दी और कहा कि बेटा, तुमने मेरी औलाद का दर्द सहा, ऊपर वाला तुम्हें इसका फल ज़रूर देगा। उसी दिन मैंने अपने घर वालों को खबर दी कि संजना वापस आ चुकी है। शुरू में तो सब हैरान हो गए थे, कुछ नए सवाल किए थे, कुछ ने चुप रहना बेहतर समझा था, लेकिन जैसे जैसे सच उन तक पहुंचा, वैसे वैसे सबके व्यवहार बदलते गए। मोहन, जिसने मेरा रिश्ता करवाया था, खुद मिलने के लिए आया। उसने संजना से कहा कि तुमने जितनी हिम्मत दिखाई वो बहुत कम लोग दिखाते हैं। संजना ने जवाब दिया कि हिम्मत दिखानी ही पड़ती है जब दूसरों के फैसले आपकी जिंदगी बदल दें। कुछ दिन के बाद माँ की तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं उनके पास बैठा रहा, संजना हाथ पकड़े रही। माँ ने मरते समय सिर्फ एक ही बात कही थी कि अंगद, इस लड़की को अब कभी अकेला मत छोड़ना। इसने वो सहा है जो ना बेटी सहती है और ना ही पत्नी। मैंने सर हिला दिया और कहा कि आप बेफिक्र रहो माँ, अब हम दोनों एक दूसरे का आसरा हैं। माँ की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। वो इस यकीन के साथ चली गईं कि उनका बेटा अब अकेला नहीं है। कुछ हफ्ते बाद मैंने कतर वापसी की तैयारी की। संजना ने कहा कि अब मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, यहाँ से कुछ नहीं जोड़ना चाहती। मैंने संजना का पासपोर्ट और वीज़ा अपडेट करवाया। शेख साहब ने सारी कार्रवाई की। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। जब उन्हें पता चला कि संजना को मैं वापस लेकर आया हूँ, तो वो कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे कि इंसाफ हमेशा देर से होता है, मगर होता ज़रूर है। कतर वापसी के बाद जिंदगी का रंग बदल चुका था। अब मेरा कमरा एक घर बन चुका था। मेरी पत्नी के चेहरे की मुस्कुराहट अब मेरी पूरी जिंदगी थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। संजना को यहाँ आए हुए 6 महीने गुजर गए थे। उसे माँ बनने की खुशी मिली और फिर उसने कुछ समय के बाद बेटे को जन्म दिया। अब हमारा परिवार भी पूरा हो गया था। मैं बहुत खुश था कि मैं हमेशा अपनी बहन भाइयों के लिए इतनी मेहनत करता रहा, अब अपनी संतान के लिए करूँगा, जो मेरे नाम से आगे बढ़ेगी। अब शायद मैं पूरा हो गया हूँ। मेरे बेटे का चेहरा बिल्कुल मेरी पत्नी के जैसा था। अब जिंदगी में जीने का एक और मकसद मिल गया। मैंने इतनी मेहनत की थी कि मैंने अपनी कमाई से अपने ही घर के पास एक ज़मीन भी ले ली थी। कतर में अब यहाँ काम करते हुए मुझे कई साल गुजर गए और अब मैं अपने वतन वापस लौटना चाहता था। मैं और मेरी पत्नी जब वापस अपने वतन, अपने घर आए, तो हम दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। सबसे पहले हमने अपना वही पुराना घर संभाला जिसके हर कोने में माँ की याद बसी हुई थी। अब इस घर में बच्चे हंसते थे। इस लंबे सफ़र में मेरे 2 बच्चे हो गए। मेरी पत्नी घर संभालती थी और मैं बाहर बैठकर अखबार पढ़ता हूँ। मेरा कारोबार अब मेरी ज़मीन पर हो रहा है। ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह मुझ जैसे मेहनत करने वाले लोग अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे देश में जाकर नौकरी करते हैं, ऊपर वाला उनको भी इसी तरह से कामयाब करे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।